वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज अपन इस वीडियो में जानेंगे भारत की मिट्टियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ से आपको हर एक मिट्टी का हर एक क्वेश्चन का बहुत अच्छा सॉल्यूशन देखने के लिए मिलेगा। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जैसे पहला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी लाल मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी लेटराइट मिट्टी। तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी की बात कहेंगे तो काली मिट्टी को कौन सी रेगर मिट्टी भी कहा जाता है। कौन सी? रेगर मिट्टी भी कहा जाता है। रेगर मिट्टी भी कहा जाता है। और जो काली मिट्टी है जो ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों से बनी है। किससे? ज्वालामुखी ज्वालामुखी की कौन सी? बेसाल्ट चट्टानों से बेसाल्ट बेसाल्ट चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है काली मिट्टी का। तो कहाँ से? ज्वालामुखी की बेसाल्ट चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। इसमें नमी धारण करने की अधिक क्षमता होती है। ये क्यों कैसी होती है? नमी धारण करने की क्षमता होती है। इसमें जो काली मिट्टी है इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। इसके बाद में नेक्स्ट है जैसे लाल मिट्टी। लाल मिट्टी की बात कहेंगे जैसे इसमें और काली मिट्टी में ज़्यादातर जो फसलों की बात करें तो काली मिट्टी के लिए जो कपास की फसल है। किसकी? कपास। कौन सा? कपास। कपास की फसल इसमें बहुत अच्छे तरीके से होती है। फिर इसके बाद में ज्वार है, बाजरा है, मूंगफली, सोयाबीन ये भी इसमें होता है। कपास के लिए सबसे उत्तम मिट्टी मानी जाती है। लाल मिट्टी की बात कहेंगे तो लाल मिट्टी लोहा के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। जो लाल मिट्टी है किसके लिए? लौह ऑक्साइड के लिए। लौह ऑक्साइड किसके लिए? लौह ऑक्साइड लौह ऑक्साइड के लिए ऑक्साइड के लिए उपयुक्त मानी जाती है ये सबसे ज़्यादा। और ये कैसी होती है? कम उपजाऊ होती है। कैसी होती है? कम उपजाऊ होती है। कैसी होती है? ये कम उपजाऊ यह मिट्टी होती है। जो ज़्यादातर जो पाई जाती है कहाँ पर? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पर? तमिलनाडु तमिलनाडु कर्नाटक तमिलनाडु कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में ये ज़्यादातर पाई जाती है। कि कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में ये ज़्यादातर पाई जाती है। और इसके बाद में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में भी ये पाई जाती है। तो ये कौन सी? लाल मिट्टी। लेकिन ये ध्यान रखना इसमें लौह ऑक्साइड की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और कैसी होती है? जी कम उपजाऊ होती है। इसके बाद में लेटराइट मिट्टी की बात कहेंगे तो लेटराइट मिट्टी है जो सबसे ज़्यादा लेटराइट मिट्टी है। तो भारत के कम से कम 43% क्षेत्र पर ये मिट्टी पाई जाती है। कितने? भारत के 43% क्षेत्रफल पर यह मिट्टी पाई जाती है। सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। यह मिट्टी अवसादों से बनी है। किससे? अवसाद। यह मिट्टी किससे बनी है? अवसादों से बनी है। और ये अत्यंत उपजाऊ भी होती है। कैसी होती है? ये बहुत ही उपजाऊ भी होती है। ये कैसी होती है? यह मिट्टी उपजाऊ भी होती है। तो भारत के 43% भाग पर ये पाई जाती है और अवसाद से इसका निर्माण हुआ है। बहुत ज़्यादा उपयोग भी होती है। इसके मैदान की बात कहेंगे तो जैसे पंजाब पंजाब हरियाणा पंजाब हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में ये ज़्यादातर पाई जाती है।
कहाँ पर? पश्चिम बंगाल। तो कहाँ पर? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में ये ज़्यादातर पाई जाती है। इसके बाद में इसमें फसल की के मुख्य फसल की बात कहेंगे तो जैसे गेहूँ, इसकी मुख्य फसल क्या है? गेहूँ। गेहूँ के बाद में गन्ना, गेहूँ गन्ना और दलहन। गेहूँ गन्ना और क्या है? दलहन। क्या है? दलहन इसकी मुख्य फसल मानी जाती है। इसके बाद में लेटराइट मिट्टी की बात कहेंगे तो लेटराइट जो मिट्टी है, तो जो लेटराइट मिट्टी है अधिक वर्षा वाली या उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में, उच्च तापमान जहाँ पर होता है वहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है। और इस मिट्टी में जो क्या, वो लोहा और एल्यूमिनियम की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। जैसे केरल, कर्नाटक और गोवा में, महाराष्ट्र में जो मिट्टी पाई जाती है कौन सी? लेटराइट। अपना क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो जो 43% पर जो पाई जाती है मिट्टी वो कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2 है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किससे होता है? जलोढ़ मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किससे होता है? ऑप्शन नंबर ए, ज्वालामुखीय चट्टानों से। ऑप्शन नंबर बी, नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से। ऑप्शन नंबर सी, हैमानी क्रियाओं से। ऑप्शन नंबर डी, पवन क्रियाओं से। तो जलोढ़ मिट्टी की बात कहेंगे तो जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः भारत के कुल कितने 43% क्षेत्रफल पर कौन सी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और इसका जो निर्माण होता है अवसाद से होता है। जो नदियों द्वारा लाया गया जो अवसाद होता है, किसके द्वारा? नदियों नदियों द्वारा नदियों द्वारा लाया गया जो लाए गए अवसाद, नदियों द्वारा लाए गए अवसाद होते हैं, उससे इसका निर्माण होता है। और ये कैसी होती है? अत्यंत होती है उपजाऊ। कैसी होती है? ये अत्यंत उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। और इसके बाद में इसके मैदानों की बात कहेंगे तो कौन सा? पंजाब, कौन? पंजाब, हरियाणा, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और जैसे नदी घाटियों की बात कहेंगे तो गंगा के मैदानी भागों में सबसे ज़्यादा जो मिट्टी पाई जाती है, गंगा ले लो, यमुना, कौन सी? गंगा, यमुना, यमुना, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जितने भी ये डेल्टा होते हैं तो उनके द्वारा जो मिट्टी का निर्माण होता है, किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। इसके लिए फसल की बात कहेंगे तो कौन सी होती है? पहले नंबर कौन सी होती है? गेहूँ। कौन सी होती है? पहले नंबर फसल होगी जैसे गेहूँ, धान, गेहूँ, धान, गेहूँ ले लो, धान। और इसके बाद में गन्ना, कौन सा? गन्ना और मक्का, गेहूँ, धान, मक्का और दलहन। कौन सी? दलहन। गेहूँ, धान, मक्का, गन्ना और दलहन इसके लिए प्रयुक्त फसल मानी जाती है। कौन सी? प्रयुक्त फसल मानी जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किससे होता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से होता है। प्रश्न क्रमांक 3, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी क्यों कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, अधिक रेत के कारण। ऑप्शन नंबर बी, अधिक चिकनीपन के कारण। ऑप्शन नंबर सी, अधिक लवणता के कारण। ऑप्शन नंबर डी, अधिक जल के कारण। तो जो काली मिट्टी होती है इसका रंग कैसा है? काला है। कैसा है? काली मिट्टी का रंग कैसा है? काला है।
और इसमें अधिक जल धारण करने की क्षमता है। इसमें अधिक जल धारण करने की क्षमता है। और गर्मी में इसमें जो गर्मी होती है तो गर्मी में दरारें पड़ जाती हैं। इसमें क्या हो जाती हैं? दरारें पड़ जाती हैं। दरारें किस कारण पड़ती हैं? चिकनाई के कारण पड़ती हैं। किसके कारण? चिकनाई के कारण इसमें दरारें पड़ जाती हैं। वह मिट्टी और किसके लिए? कपास के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तो काली मिट्टी को रेगुलर मिट्टी क्यों कहा जाता है? क्योंकि अधिक चिकनाई के कारण ये इसको रेगुलर मिट्टी भी कहा जाता है। और काली मिट्टी को दूसरा नाम क्या है? रेगुलर मिट्टी भी इसे कहा जाता है। ये पूछा जाता है कई बार। और इसमें जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। और गर्मियों में इसमें दरारें पड़ जाती क्यों? क्योंकि इसमें चिकनाई ज़्यादा होती है। और कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त ये मानी जाती है। प्रश्न क्रमांक 4, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होती है? तो काली मिट्टी ऑप्शन नंबर ए गेहूँ, ऑप्शन नंबर बी चावल, ऑप्शन नंबर सी कपास, ऑप्शन नंबर डी जूट। तो काली मिट्टी की प्रमुख फसलें हैं जैसे ज्वार, बाजरा, मूंगफली, और सोयाबीन। कौन सा? सोयाबीन। ये इसकी प्रमुख फसलें हैं। और सबसे प्रमुख फसल है कौन सी? कपास। तो काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो इसमें ज्वार भी सबसे ज़्यादा होता है, बाजरा भी होता है, मूंगफली और सोयाबीन भी होता है। इससे और काली मिट्टी के लिए जो प्रसिद्ध है वो कौन सा है? कपास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आपको यदि कपास नहीं मिलता है ऑप्शन में तो ज्वार मिल जाए या बाजरा मिल जाए, मूंगफली मिल जाए, सोयाबीन मिल जाए, तो इसके लिए भी ये इसकी प्रमुख फसलें हैं। और कपास इसमें से सबसे उत्तम मानी जाती है। जब ऑप्शन में यदि कपास दिया है तो आप लोगों को कपास पे लगाना है। और जब जहाँ पर कपास नहीं मिलेगा तो इन चारों में से यदि कोई भी आपको मिल जाए तो उस पर निशान लगा देना है। नेक्स्ट जो अपना प्रश्न है, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? ऑप्शन नंबर ए चूने की अधिकता से, ऑप्शन नंबर बी लोहा ऑक्साइड की अधिकता से, ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम की अधिकता से, ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन की अधिकता से। तो लाल मिट्टी का जो लाल रंग होता है तो यहाँ पर जो होता है लोह ऑक्साइड की अधिकता के कारण होता है। और इसका रंग लाल होता है कि लोह ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। और जल योजन कम होने के कारण इसका रंग कैसा? पीला भी पड़ जाता है। कैसा? पीला भी हो जाता है। वो इस मिट्टी में सबसे ज़्यादा क्रिस्टलीय और आग्नेय चट्टानों की अवशेषें बनती है। किससे? इस मिट्टी का निर्माण किससे होता है? तो क्रिस्टलीय एवं आग्नेय चट्टानों के किसके? आग्नेय चट्टानों से इसका निर्माण होता है। तो लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो लो ऑक्साइड की अधिकता के कारण होता है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो लो ऑक्साइड की अधिकता के कारण लाल मिट्टी का लाल रंग होता है। और जल योजक कम होने के कारण इसका रंग कैसा? पीला भी हो जाता है। कैसा हो जाता है? पीला भी हो जाता है। और क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों से इसका निर्माण होता है। किसके कारण? क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों के कारण इसका निर्माण होता है। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6,
लेटेराइट मिट्टी का निर्माण किस जलवायु में होता है? ऑप्शन नंबर ए शुष्क, ऑप्शन नंबर बी ठंडी, ऑप्शन नंबर सी अधिक वर्षा, ऑप्शन नंबर डी मरुस्थलीय। तो लेटेराइट मिट्टी का अधिक वर्षा एवं उच्च तापमान के कारण इस वाले क्षेत्रों में ये होती है। कौन सी? अधिक वर्षा और कैसे? उच्च तापमान जो जहाँ पर इस मिट्टी का निर्माण होता है, तो अधिक वर्षा और उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में इसका निर्माण होता है। और इस मिट्टी में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो क्या इस मिट्टी में जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो क्या पाया जाता है? तो लोह तत्व की मात्रा, यानी लोह एवं एल्यूमिनियम। कौन सा? एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड। कौन सा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और ये कैसी होती है? कम उपजाऊ मिट्टी होती है। कैसी होती है? कम उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, अधिक वर्षा उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में इसका निर्माण होता है और लोह एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसमें पाया जाता है। और ये कैसी होती है? कम उपजाऊ होती है। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में यह मिट्टी का निर्माण होता है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7, मरुस्थलीय मिट्टी में किस तत्व की कमी होती है? मरुस्थलीय मिट्टी में किस तत्व की कमी होती है? ऑप्शन नंबर ए लवण, ऑप्शन नंबर बी चूना, ऑप्शन नंबर सी नमी, ऑप्शन नंबर डी लोह। तो मरुस्थलीय मिट्टी में किस तत्व की कमी होती है? तो तत्वों की बात करेंगे तो सबसे पहला जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की कमी होती है। और जो जैविक पदार्थों की कमी होती है। इसके बाद में यहाँ पर जो नाइट्रोजन की कमी होती है और जैव पदार्थ होते हैं, और नमी धारण करने की क्षमता भी इसकी कैसी होती है? कम होती है। क्या? नमी धारण करने की क्षमता भी कैसी होती है? कम होती है। और इसमें जो पाए जाते हैं, तो इस मिट्टी में कैल्शियम पाया जाता है सबसे ज़्यादा। क्या? कैल्शियम पाया जाता है। और यहाँ पर रेत पाई जाती है। और यहाँ पर मैग्नीशियम पाया जाता है। कौन सा? मैग्नीशियम पाया जाता है। और इसके बाद में फास्फेट पाया जाता है। फास्फेट पाया जाता है। यह लवण इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो बात कहेंगे मरुस्थलीय मिट्टी में किस तत्व की कमी होती है? तो नाइट्रोजन की कमी होती है। किसकी? मरुस्थलीय मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है। तो किसमें नाइट्रोजन की कमी होती है? तो इसमें किसकी? नाइट्रोजन की कमी होती है। और जैविक पदार्थ भी कम मात्रा में पाए जाते हैं। और नमी धारण करने की जो क्षमता होती है, यह भी इस मिट्टी में कम होती है। और जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो क्या? कैल्शियम पाया जाता है, रेत भी पाई जाती है, और मैग्नीशियम भी पाया जाता है, और फास्फोट भी पाया जाता है, और लवण भी इस मिट्टी में पाया जाता है। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नमी धारण करने की क्षमता कम होती है। और चूना वगैरह लोह तत्व भी इसमें पाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 8, जलोढ़ मिट्टी की उर्वरकता का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए अधिक रेत, ऑप्शन नंबर बी खनिज लवण, ऑप्शन नंबर सी जैव पदार्थ, ऑप्शन नंबर डी नमी की अधिकता। तो इस मिट्टी में जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, कौन सा? पोटाश,
कौन सा, पोटास पाया जाता है। और इस मिट्टी में चूना सबसे ज़्यादा पाया जाता है, चूना सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और इस मिट्टी में क्या, फास्फोरस, फास्फोरस सबसे ज़्यादा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, फास्फोरस सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो इस मिट्टी में क्या, खनिज यानी खनिज लवण की अधिकता पाई जाती है। किसमें, जलोढ़ मिट्टी में खनिज लवण की अधिकता पाई जाती है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9, पर्वतीय मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन ए उत्तरी मैदान, ऑप्शन बी दक्कन पठार, ऑप्शन सी हिमालयी क्षेत्र, ऑप्शन डी तटीय मैदान। तो पर्वतीय मिट्टी की बात कहेंगे तो पहले नंबर पर जो आता है वो कौन सा, हिमालयी क्षेत्र। कौन सा, हिमालयी क्षेत्र। हिमालयी क्षेत्र की बात कहेंगे तो इसमें कौन कौन आ जाते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर होता है, इसमें इसके अंतर्गत आ जाएगा जम्मू कश्मीर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। और इसके बाद में बात करेंगे पूर्वोत्तर भारत। कौन सा, पूर्वोत्तर भारत। कौन सा, पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर भारत। पूर्वोत्तर भारत की बात करेंगे तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय इसके अंतर्गत, जितने भी पूर्वोत्तर के भारत के राज्य हैं वो सारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे। और इसके बाद में कहेंगे पश्चिमी घाट। क्या, पश्चिमी घाट। कौन है, पश्चिमी घाट। और जैसे और पश्चिमी घाट जो तीन ही इसके अंतर्गत आते हैं। कौन से, पर्वतीय मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, तो हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती है, पूर्वोत्तर भारत में भी पाई जाती है और पश्चिमी भारत में भी पाई जाती है। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिमालय क्षेत्र। कौन सा, हिमालय क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 10वां है, लाल मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए गंगा के मैदान में, ऑप्शन नंबर बी थार के मरुस्थल में, ऑप्शन नंबर सी दक्षिण पठार में, ऑप्शन नंबर डी हिमालय। तो लाल मिट्टी की बात कहेंगे तो दक्षिण भारत में भी पाई जाती है और पूर्वी 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 भारत और मध्य भारत, मध्य भारत। और बात कहेंगे छोटा नागपुर का पठार। कौन सा, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में आ जाएंगे अपने कौन से, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। पूर्वोत्तर भारत की बात कहेंगे तो पूर्वोत्तर भारत में जैसे यहाँ पर आ जाता है कौन सा, ओडिशा, ओडिशा और झारखंड। कौन, झारखंड। इसके मध्य भारत की बात कहेंगे तो मध्य प्रदेश इसके अंतर्गत आते हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। कौन सा, छत्तीसगढ़। और इसके बाद में छोटे नागपुर के पठार की बात करें तो पूरा छोटा नागपुर का पठार ही आता है। तो लाल मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण पठार में पाई जाती है। कहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 11, लैटराइट मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए चावल, ऑप्शन नंबर बी गेहूँ, ऑप्शन नंबर सी चाय, ऑप्शन नंबर डी जूट। तो लैटराइट मिट्टी में जो फसलें मुख्यतः फसलें उत्पादन की जाती हैं जैसे चाय, कॉफ़ी, चाय, कॉफ़ी, काजू और इसके बाद नारियल, नारियल और कौन सी, नारियल। नारियल के बाद में कौन सा है, चावल। कुछ क्षेत्रों में चावल भी उत्पादन किया जाता है। तो लैटराइट मिट्टी के लिए किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है, तो चाय, कॉफ़ी, काजू, नारियल और चावल के लिए जो
फसल मुख्यतः मानी जाती है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चाय। लैटराइट मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो चाय के लिए उपयुक्त मानी जाती है। और चाय के बाद में कॉफ़ी, काजू, नारियल भी इसके मुख्य हैं, और जब कहीं कहीं पर इसमें चावल की खेती भी की जाती है। प्रश्न क्रमांक 12, काली मिट्टी में किस तत्व की कमी पाई जाती है? तो काली मिट्टी में पहले नंबर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन और फास्फोरस, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन और फास्फोरस की काली मिट्टी में कमी पाई जाती है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, काली मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। और किसकी? फास्फोरस की भी कमी पाई जाती है। जब ऑप्शन में नाइट्रोजन ना मिले तो फास्फोरस या नाइट्रोजन मिलेगा, तो दो में से किसी एक को लगा देना। प्रश्न क्रमांक 13, नई जलोढ़ मृदा को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए भांगर, ऑप्शन नंबर बी खादर, ऑप्शन नंबर सी रेगुर, ऑप्शन नंबर डी लैटराइट। तो नई जलोढ़ मृदा कौन सी होती है? तो नदियों द्वारा हर वर्ष लाई गई नई मिट्टी होती है, नई उपजाऊ मिट्टी, जो हर वर्ष नदियों द्वारा जो हर वर्ष नई उपजाऊ मिट्टी जो ले आती है, तो उसी को क्या नई जलोढ़ मृदा कहा जाता है। ये कैसी होती है? अधिक उपजाऊ भी होती है, और बाढ़ के मैदानों में ये आती है। कब? बाढ़ के मैदानों में आती है, बाढ़ के मैदानों में आती है। तो इसे कौन सी खादर मिट्टी कहते हैं? कौन सी खादर मिट्टी कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नई जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? तो नदियों द्वारा हर वर्ष जो लाई गई जो नई मिट्टी होती है, तो उसी को कौन सी नई जलोढ़ मृदा कहते हैं। तो इसको किस नाम से जाना जाता है? खादर के नाम से जाना जाता है। और बाढ़ के मैदानी भागों में जो मिट्टी पाई जाती है। प्रश्न क्रमांक 14, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए खादर, ऑप्शन बी रेगुर, ऑप्शन बी बांगर, ऑप्शन डी लाल मिट्टी। यहाँ पर भांगर नहीं होना चाहिए, बांगर होना चाहिए था। तो जो नदियों द्वारा लाई गई पुरानी अवसादी मिट्टी होती है। कौन सी? अवसादी मिट्टी। नदियों द्वारा लाई गई जो अवसादी मिट्टी होती है, तो यहाँ जो बाढ़ का पानी होता है, बाढ़ का पानी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है। तो उसी को तो कौन सी पुरानी जलोढ़ मृदा कहते हैं। नदियों द्वारा लाई गई पुरानी अवसादी मिट्टी है, उसी को कौन सी पुरानी जलोढ़ मृदा कहते हैं। और बाढ़ का पानी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता, तो कौन सा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सी कहलाती है? बांगर कहलाती है। कौन सी? बांगर मिट्टी कहलाती है। ये मिट्टी कौन सी है? तो बांगर मिट्टी कहलाती है। कौन सी? बांगर मिट्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा जी, भांगर नहीं, यहाँ पर बांगर होना चाहिए था। प्रश्न क्रमांक 15, मरुस्थलीय मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो मरुस्थलीय मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो मरुस्थलीय मिट्टी जैसे राजस्थान, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। कहाँ पर? राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा में ये मिट्टी पाई जाती है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। जब जहाँ पर राजस्थान न मिले तो गुजरात, हरियाणा,